देखिए बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी आपकी कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलरेटेड। प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन बीम आपको अवेलेबल है और ये इलेक्ट्रॉन बीम इस तरीके से एक्सीलरेट की जाती है बी पोटेंशियल तक। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो बी पोटेंशियल के बाद एक्सीलरेट करके इसको एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर कराया जाता है। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इंटर करेगा तो उसकी रेडियस में ये एक्सीलरेटेड पोटेंशियल हो गया, एक्सीलरेटेड पोटेंशियल, और उसकी रेडियस जो है यहाँ पे ये आर है। क्लियर है चीज। अब उसने कहा कि अगर ये रेडियस को इंक्रीज करके 2r कर दिया जाए, समझ आ रही बात? तो b में क्या चेंज होगा? एक्सीलरेटेड पोटेंशियल b डैश की वैल्यू आपको बता दें। प्रॉब्लम समझ में आ रही सबको? तो देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। एक्सीलरेटेड पोटेंशियल और रेडियस में एक रिलेशन निकालना है। तो यहाँ देखो पहले रेडियस का इक्वेशन, रेडियस r इक्वल टू एम बी बाई क्यू। तो ये ई बी हो गया, ये रिलेशन है। अब ये मोमेंटम है, मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। मास से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसको के को आपने लिख दिया हाफ मास से, ये मोमेंटम हो गया एम बी का होल स्क्वायर हो गया और ये मास इधर आ गया। तो एम बी की वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे इसे पी लिखना, दिस इक्वल टू 2m की अंडर रूट आर। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि रेडियस को ये डबल कर दी जाती है, ठीक है ना। उसके लिए एक्सीलरेटेड जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ बी। इसका मीनिंग क्या हुआ? यहाँ देखो रेडियस और वेलोसिटी में रिलेशन ये है, इसको मोमेंटम लिखते हैं, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें। मोमेंटम हमारा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये आ गया। अब देखो के की वैल्यू है पोटेंशियल के टर्म में, एक्सीलरेटेड पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन है तो ई बी है, इसलिए यहाँ से मोमेंटम हमारा टर्म एम बी दिस इक्वल टू पी, दिस इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं 2m, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये देखो के की जगह ई बी, ये रिजल्ट आ गया। आपको ये डायरेक्टली भी याद रखना है डायरेक्ट प्रॉब्लम करने के लिए। तो देखो रेडियस का रिलेशन हमारे पास यहाँ से आ गया, आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्सीलरेटेड पोटेंशियल के टर्म में 2m ई बी बाई ई बी होगा। अब ये सब देखो कांस्टेंट है, आर का वी के साथ रिलेशन दिख रहा है, कितना पावर है? हाफ। इसका मतलब आर को डबल कर दिया है, तो जो है 2r कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2m ई बी डैश डिवाइडेड बाई ई बी, डिवाइड कर दो 2r बाई आर कर दिया, तो ये 2r बाई आर 2 लिख दिया। इधर देखो ये रिजल्ट बचेगा आपका बी डैश बाई बी स्क्वायर का, तो बी डैश इक्वल टू 4b। क्लियर हुई प्रॉब्लम कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इस असाइनमेंट को? तो पहली प्रॉब्लम फिर से देख लीजिए, हर जगह आप अगर ये वैल्यू एम बी बाई क्यू है, ये एक्सीलरेटेड पोटेंशियल है, ये रिलेशन सबको याद होगा, मैकेनिक्स में भी किया था कई बार। एम बी इक्वल टू पी, दिस देखो यहाँ से रिलेट करके मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्क्वायर बन गया, ये मास से डिवाइड कर दिया। इस टॉय से हमको
देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आए। तो आप यहाँ से देखो बस डायरेक्टली पी जो मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के, और के की वैल्यू देखो ये भी रख दी हमने, तो इसलिए बी डायरेक्टली एम जो है रूट ऑफ वी हो गया। तो आप डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना। अब देखो यहीं से दिख रहा है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बी, इसका मतलब आर को डबल करोगे तो बी का 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन दे रहा है आपका, ए प्रोटॉन इज मूविंग अराउंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस मैग्नेटिक डायरेक्टर अराउंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन द प्रोटॉन विल बी डायरेक्ट। देखो ये प्रोटॉन है और प्रोटॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, पी हो गया। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाई डायरेक्शन में। अब प्रोटॉन देखो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट, तो पॉजिटिव चार्ज है तो सीधा देखो यहाँ से आपको दिख रहा है एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, ये दिख रहा है, ये क्यू आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये मान लो वी नॉट आई और ये वी नॉट जी, क्या डायरेक्शन होगी आई क्रॉस जी, क्या होता है के और माइनस लगा हुआ है, तो क्यू वी नॉट जी माइनस के का, समझ में आ रही? ठीक है ना? तो ये हमारी प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये हमारी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से दिख रहा है माइनस के का मतलब क्या हुआ, जेड के निगेटिव डायरेक्शन। क्लियर? यहाँ से ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट में ये देखो जेड ऐसे, ठीक है ना, जेड ऐसे, तो इसका निगेटिव ऐसे करोगे तो ये आ गया, तो माइनस के। क्लियर? तो अब यहाँ से देखो सीधा क्या होगा, प्रोटॉन डिफ्लेक्टेड एक्स वाई जेड दिया, बस आंसर हो गया। सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 3 देखो, बहुत आसान है, बस देखते जाना फटाफट। प्रॉब्लम नंबर 3 में स्ट्रेट थिन कंडक्टर बेल्ट इन सोन फील्ड इट कैरीज करंट, द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज आर, द मैग्नेटिक कंडक्शन एट द सेंटर। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट है, ये सर्कुलर है, और यहाँ पे सेंटर में ये करंट आई आ रही है, ये करंट आई आ रही है, ये करंट आई, ये सेंटर है इसका, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इसी आपको चाहिए। ये बात समझ में आ रही? क्या निकालना है, BC रेडियस निकालना। देखो हमने आपको ये बताया था कि अगर ये करंट कैरिंग वायर फील्ड पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, क्या कहा, करंट कैरिंग वायर अगर ये फील्ड पॉइंट है BC, इसको इंटरसेक्ट करता है, तो या तो एंगल जो है TL क्रॉस आर, जो B लिखते हैं हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ BdV इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL क्रॉस आर, इसका बेसिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वाले प्रॉब्लम को, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट देखना है। तो इसका बेसिक देखो DL और आर वेक्टर, इसके लिए ये हमारे पास इधर ही है, ये ऐसे जाएगा, तो DL और आर सेम डायरेक्शन, मतलब थीटा कितना हो गया 0, तो यहाँ से DB इक्वल टू आप लिख सकते हो DB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई डी एल आर बाई आर क्यूब साइन थीटा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए आप रिमेंबर रखेंगे, क्या रिमेंबर रखेंगे कि अगर कोई करंट एलिमेंट फील्ड पॉइंट को, क्या काम है, करंट कैरिंग एलिमेंट फील्ड पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, चाहे आगे प्रोसीड करने से या पीछे प्रोसीड करने से, एनी हाउ वो इंटरसेक्ट करता है, तो या तो एंगल थीटा इक्वल जीरो होगा या फिर एंगल पाई होगा, और यहाँ से इसका कंट्रीब्यूशन बी का कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर। अब अगर इसका कंट्रीब्यूशन जीरो, तो ये सेमी सर्किल बन गया खाली, और इस सेमी सर्किल की वजह से आपका सेंटर पे नेगेटिव है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2 आर। थीटा की जगह यहाँ देखो किसके कितना एंगल बन रहा है, पाई, तो आपका बी सी आ गया यहाँ पाई बाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये आंसर होगा पाई से पाई का। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 देखो। प्रॉब्लम नंबर 4 फिर से आप देखो कैसे दिख रहा है हमारे पास। ठीक है ना। एक स्ट्रेट वायर है और एक ये सर्किल है। ये स्ट्रेट वायर दिया हुआ और यहाँ पे ये इस स्ट्रेट वायर को टच करते हुए ये सर्किल है। ये करंट आपको दे रखी है आई। क्लियर। यहाँ पे ये करंट भी आई इस प्रॉब्लम में, और क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे रेडियस कैपिटल है, करंट की वैल्यू कैपिटल आई। ये वैल्यू आपको आई, ये करंट है यहाँ पे, और ये सेंटर है, ये रेडियस है। यहाँ पे सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या करोगे, देखो ये स्ट्रेट वायर है, वो साइड में इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो इसकी डायरेक्शन देखो ऐसे करके ऊपर आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से ऐसे। तो पहले P1 ड्यू टू स्ट्रेट वायर, V1 की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी की जगह आर। ठीक है ना। और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 90 हो गया, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। और इसकी डायरेक्शन देखो अपवर्ड है, ये लगा दिया। अब B2 सर्किल की वजह से देखो कितनी आ गई, म्यू नॉट आई बाई 2। क्लियर। तो इसकी वजह से किधर आ गई, ऐसे देखो कर्लिंग ऑफ फिंगर, ऐसे करोगे थंब अंदर जाएगा, तो ये हो गई क्रॉस। क्लियर। यहाँ से इसलिए नेट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वी नेट इक्वल टू B2 माइनस B1। ये ज़्यादा है तो हमने B2 माइनस B1 ये हमारे पास आ गई म्यू नॉट आई बाई 2R कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 बाई पाई। और ये डायरेक्शन देखो B2 का साइन हमें चाहिए, ये वाला B2 का साइन क्रॉस है, तो ये क्लियर होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बायो सेकेंडा से पहले इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में देखो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 में एक सर्कुलर आर्क है और एक ये कार्ड है।
ठीक है ना, ये कॉर्ड है और ये सर्कुलर आर्क है, ये सर्किल का सेंटर है यहाँ पे। और यहाँ पे ये दिया रखा है आपको 2 थीटा रेडियस है, इसका रेडियस है और ये देखो एंगल आपको ये एंगल आपका 2 थीटा। ये क्या होता है, तो यहाँ से देखो आप, इसमें हमें सेंटर का फील्ड निकालना है, बी से हमें सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये वाला पार्ट हमारे पास। तो ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है, कैसे देखिए आप, जो पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, कह रहा है ये करेंगे तो ये एंगल बना रहा है पाई माइनस थीटा, ये हो रहा 2 पाई माइनस थीटा, ये सर्कुलर की वजह से, तो म्यू नॉट आई हमारे पास थीटा की जगह लिख देते हैं 2 पाई माइनस 2 थीटा नॉट आई बाई 2 पाई। इसकी डायरेक्शन आगे की तरफ आती है, स्ट्रेट वायर जब हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रेट वायर के लिए ये एंगल हमारे पास आधा आधा हो जाएगा, थीटा और थीटा, ये डिस्टेंस और निकालें, डी डिस्टेंस। तो देखो ये रेडियस आ रहा है, यहाँ से लिख सकते हो कॉस थीटा ये डिवाइडेड बाई आर इम्प्लाई दैट, क्लियर। डी की वैल्यू अभी हमारे पास, अब हम स्ट्रेट वायर में अप्लाई कर देते हैं, तो B2 इक्वल टू म्यू नॉट बाई डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई टी की जगह आर cos थीटा, साइन थीटा की जगह देखो 2 साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास, और ये यहाँ से आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई इंटू 2 tan थीटा बाई, इसमें डायरेक्शन नहीं, इसमें डायरेक्शन रिवर्स ऐसे करके आ रही है, इसमें पूरा सर्किल है, ये पूरा लूप जो बन रहा है वो क्लॉकवाइज है, तो इसमें फिर डायरेक्शन यही आ रही है। तो नेट सम कर लीजिए हमारे पास, बी नेट इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं, क्लियर हो रहा, बी नेट क्या लिख सकते हैं, B1 प्लस, ठीक है ना, और B1 प्लस B2 की वैल्यू देखो यहाँ से, ये वाली वैल्यू दी हुई है B1 और ये B2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्लियर हुआ। डायरेक्शन आपकी यही रहेगी, कौन सी डायरेक्शन रहेगी, ए क्रॉस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सिंपल एडिशन हो रहा है, तो उसको हमें ध्यान में रखना, क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है 6 नंबर प्रॉब्लम, ये मैग्नेटिक फील्ड में निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक स्ट्रेट वायर ये दिया हुआ है आपका, इसके बाद इसके सर्कुलर वायर हो गया, समझ मारा, और ये स्ट्रेट हो गया। अब इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड, तो ये स्ट्रेट वायर, ये सेमी सर्किल और ये स्ट्रेट वायर, तो अब इस प्रॉब्लम में हमें BC निकालना है, इसकी रेडियस R मान लें, ये I करंट है,
BC को कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप? देखो ये स्ट्रेट वायर फिर से यहाँ पास करा, तो इसके लिए B हमारे पास क्या हो गया? 0। ये सेमी सर्किल ऐसे बन रहा, ये थंब किधर जा रहा है? ऊपर। ये भी ऐसे ही जा रहा है, ऐसे करके DL क्रॉस R, क्योंकि R इधर वेक्टर जाएगा तो DL क्रॉस R करोगे ऐसे, तो ये किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो दोनों केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई। इसके मतलब ये सेमी इनफाइनाइट वायर और ये सेमी सर्कल, तो डायरेक्ट हम लिख दें B इक्वल टू सेमी सर्कल की जगह π/2 म्यू नॉट I/2R प्लस स्ट्रेट वायर सेमी इनफाइनाइट है तो डायरेक्ट म्यू नॉट 4 टी की जगह R हो गया, ठीक है ना, और साइन अल्फा साइन 0 प्लस साइन π/2, ये डायरेक्ट आंसर हो गया आपका। क्लियर है? और ये अपवर्ड है। तो इस तरीके से आपको ज्योमेट्री देख के जाना है और वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं डायमेंशन फार्मूला और मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन फार्मूला आपको चाहिए। 7 प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन B, तो जो आपको सिंपल फार्मूला पड़े, देखो F इक्वल टू I dl क्रॉस, ये सबसे सिंपल लिख रहा हूँ। यहाँ से B की वैल्यू निकाल, क्या हो जाएगा? डायमेंशन फार्मूला है इसका ML/T-2। I करंट है एम्पियर के, और ये dl लेंथ है, ये L, और ये B आपको कैलकुलेट करते हैं। तो B का कैलकुलेशन यहाँ से देखो, L से L कैंसिल हो गया, ML0 और T की वैल्यू -2, A की वैल्यू -1। ये सिंपल आपका डायमेंशन फार्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम नंबर 8। देखो यहाँ भी आपको सर्कल यूज किया हुआ है, ठीक है ना। सेमी सर्कल बड़ा ध्यान से देखिए, ये आपका एक ये सेमी सर्कल है और ये इस तरीके से हो, ये दिया हुआ हमारे पास ऐसे, ये सेंटर है और करंट की डायरेक्शन देखो हमारे पास यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, ये आ गई, ये करंट की डायरेक्शन है हमारे पास, ठीक है। रेडियस देखो, रेडियस आपके R1 और R2, आउटर R1 है और इनर R2। इधर देखो ये आपकी R2 है और ये R1 है, ठीक है ना। I करंट ले लेते हैं। अब यहाँ देखो आपके पास ये जो स्ट्रेट पोर्शन है, ये स्ट्रेट पोर्शन, इसके लिए देखो थीटा इक्वल टू 0 और पाई, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो जाएगा? 0। तो ये हमारे पास इसके लिए भी 0 और ये भी 0 हो गया। अब हमारे पास देखो ये बच गया, तो ये इनर की ज़्यादा होगी क्योंकि करंट सेम है, रेडियस का, तो इनर वाले का इसका हमने मान लिया B2 और आउटर वाले का B1। तो पहले B1 की वैल्यू मैंने निकाली, B1 इक्वल टू थीटा की जगह π/2 म्यू नॉट I/2R1, और ये देखो डायरेक्शन कर्लिंग देखो फिंगर की, फिंगर को ऐसे कर्ल किया, थंब ऐसे जा रहा, ये डायरेक्शन आ गई हमारे पास क्रॉस। B2 हमारे पास आ गई यहाँ से, कितनी हो गई? π/2। क्लियर?
म्यू नॉट आई बाई 2r2 और इसकी अपोजिट होगी तो ये डॉट। क्लियर है यहाँ तक। अब V2 ग्रेटर है क्योंकि दिया है R2 लेस देन, तो हमारे पास आ जाएगी नेट बी नेट इक्वल टू B2 माइनस B1। B2 माइनस B1 कॉमन ले लीजिए। ये देखो पाई बाई 2 बच गया, तो म्यू नॉट आई बाई 4 ये 1/R1 माइनस 1/R2 सॉरी V2 माइनस B1 क्या है, तो R2/R1। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 8। नेक्स्ट आ जाओ प्रॉब्लम 9 पे आते हैं। The magnetic field at the center of a circular coil of radius r carrying current I is V1. The field at the center of another coil radius 2r is V2. The ratio V1/V2। ये तो सेम है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटर पे आपको 9 प्रॉब्लम में आर रेडियस दे रखी है, V1/V2 का रेशियो निकालना है। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 10 बताते हैं। देखो ये वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर कैरी ए करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज टू फॉर्म ऑफ सर्किल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द वायर। यहाँ देखो कि एक वायर है 2 मीटर लेंथ, ये प्रॉब्लम है, और ये करंट आई आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ठीक है ना, इतनी बनाने की है। और इसको बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, सर्किल में बेंड किया गया। ये 1 एम्पीयर करंट है। अब इसका हमने क्या किया, यहाँ पे देखो हमारी प्रॉब्लम, इस वायर के करस्पॉन्डिंग ये आपने सर्किल बनाया इस लेंथ को, तो सरकमफ्रेंस। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है, उसको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना है, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है, तो हमने फार्मूला बताया था M = I × D। अगर इसकी रेडियस आप सपोज करते हैं R है, तो इसको लिख सकते हैं I × πr²। क्लियर। अब I की वैल्यू R की वैल्यू और निकाल लो, तो देखो यहाँ पे ये लेंथ L है, तो L को आप क्या लिख सकते हो, 2πr। क्लियर हो ना, L को आप राइट कर सकते हो हमारे पास 2πr, तो L की जगह 2πr, L की देखो 2 मीटर दूर, तो 2 = 2πr। यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ गई 1/π, ये रेडियस आ गई। अब यहाँ प्लेस कर दो, तो I की वैल्यू देखो कितनी है, 1 एम्पीयर, तो 1 × π × R की वैल्यू देखो 1/π का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर हो गया तो ये पाई कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया 1/π, और इसका यूनिट होता है एम्पीयर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मोमेंट है। क्लियर, बहुत सिंपल, बस खाली इतना ही दिमाग लगाना है कि जो L है उसको क्या कन्वर्ट किया गया सरकमफ्रेंस में, सर्कल में, तो L को सरकमफ्रेंस से रिलेट करना था और कुछ नहीं, और सिंपल सा मैग्नेटिक मोमेंट का आपको फार्मूला यूज करना है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर आपका 11।
Figure shows three long straight wires parallel and equally spaced with identical current. ठीक है, there is a force acting on each wire due to other. इधर देखो आपको ये इक्वली स्पेस्ड थ्री वायर्स हैं, इस लाइन पे एक, इस लाइन पे एक, ये देखो क्रॉस, ये डॉट, ये डॉट। इसके मतलब ये जो करंट है ऐसे ऐसे और ऐसे इक्वली स्पेस्ड है, ये डी मान लीजिए, ये इक्वली स्पेस्ड आपने सपोज कर लिया। क्लियर है इधर से? अब फोर्स देखो हमें निकालना है, ठीक है ना। एक ABC, इनको हमने ABC कह दिया, ठीक है। और ये हमारे पास FA या FB और ये हमारे पास FC। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि A पे फोर्स FA लग रहा है, B पे FB है, C पे FC, इनकी वैल्यू निकालना है। तो देखो याद करो, जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे फोर्स बिटवीन टू वायर्स, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ DF/dl दिस इक्वल टू म्यू नॉट बाई इन्फिनिटी लॉन्ग बाई 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई d। याद आ रहा ये फार्मूला? तो जब हम फोर्स की बात कर रहे थे तो फोर्स पर यूनिट हमारे पास ये आपको यूनिट है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो सब में करंट इक्वल मान लें, सारा इक्वली स्पेस्ड है, तो ये फार्मूला हमारे पास है DF/dl इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I² बन जाता है। तो हर वायर पे डिफरेंट लेंथ मान के करिए, डिफरेंट लेंथ पे कितना फोर्स है, तो इन्फिनिटी है, तो हम इसका डीएल लेंथ मान लेते हैं। तो ये हमारे पास अगर डिफरेंट लेंथ एल मान लें तो FA हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2, ठीक है ना, I²/d इसकी वजह से, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन की वजह से इसको लिखेंगे FAB, और ये देखो फोर्स ऑफ रिपल्शन FAC, तो यहाँ पे हमारे पास FA आ जाएगा, FAB ग्रेटर होगा पास में और ये लेस होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट, एल लेंथ भी मान लो, दिस इज माइनस म्यू नॉट बाई 2 पाई I²d, देखो 2d होगा, ठीक है ना। और ये क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, FA इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I²L/d, कॉमन ले लिया, 1 माइनस हाफ आ गया, तो ये हाफ आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको ये पार्ट। सिमिलरली FB पे आते हैं, तो देखो FB का जो फोर्स है इन दोनों का, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से FBA इधर हो जाएगा और ये रिपल्शन की वजह से इधर हो जाएगा, समझ में आ रही? तो ये रिपल्शन की वजह से FBC हो जाएगा, ये हमारे पास, तो FB इक्वल टू FAB प्लस FBC। यहाँ तक समझ में आ रहा है? FAB की वैल्यू अभी भी वही क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई I²/d इंटू एल प्लस FBC भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई I²/d इंटू एल। क्लियर? दो पार्ट क्लियर हुआ। अब थर्ड ये और ये सिमिलर है, इस पे देखो FB वाला फोर्स ये रिपल्सन है, तो रिपल्सन की वजह से इधर लगेगी FCB, और ये
हमारे पास ये भी रिपल्सन है, यहाँ पे इसका क्लियर रहते थे, इसका भी रिपल्सन है और इसका भी रिपल्सन, तो ये भी इधर लगेगा, कितना हो जाएगा यार CA, क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा FC इक्वल टू, दोनों का ऐड कर दें हमारे पास, तो FCB प्लस FCA। देखो FCB हमारे पास कितना आ जाएगा, I स्क्वायर बाई टी इंटू एल, ये आ जाएगा 0.2 हमारे पास I स्क्वायर। अब यहाँ देखो CA, D की जगह क्या हो जाएगा 2D, और ये तीनों वैल्यू जा रही है। अब इन तीनों में कैलकुलेट कर लीजिए कि FA, FB और FC में कौन सा फोर्स ग्रेटर है। क्लियर हुआ? अरे बस हमें भी देखना है कि फोर्सेज भी यहाँ पे इन दोनों में जैसे अट्रैक्शन था, इन दोनों में रिपल्सन था, तो नेट किधर बचेगा। सिमिलरली इसमें हमने देखा इन दोनों का अट्रैक्शन था, इन दोनों का रिपल्सन था, तो ये दोनों ऐड। यहाँ देखो इन दोनों का रिपल्सन और इन दोनों का भी रिपल्सन, ये भी ऐड होगा। बस उनकी वैल्यू हमें राइट कर देनी है, अपने आप इसमें रिलेशन आ जाएगा। क्लियर हुई? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12। Which are these particles have minimum frequency of revolution and projected with same velocity perpendicular to the magnetic. Minimum frequency of revolution ठीक है ना, frequency of revolution मिनिमम पे डिस्कशन करना है। ठीक है ना, when projected with same velocity in same magnetic field, इधर देखो V और B, ठीक है ना, सेम फॉर R पार्टिकल। अब हम पार्टिकल्स लिखते हैं और उनकी वैल्यू देखो। फर्स्ट पार्टिकल हमारे पास कौन सा पार्टिकल, लिथियम प्लस इधर लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन, थर्ड प्रोटॉन और फोर्थ हीलियम प्लस। क्लियर दीजिए, ये चार पार्टिकल हैं, इसमें वेलोसिटी और ये सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, तो टाइम पीरियड हमारे पास सॉल्यूशन में देखो, टाइम पीरियड दिस इक्वल टू टी, क्या होता है 2πm/क्यूब, ये रिलेशन है। तो यहाँ से इस रिलेशन से आपको टाइम पीरियड में क्लियर हो रहा है कि वेलोसिटी का कोई यूज नहीं, इसलिए फ्रीक्वेंसी हमें फॉर्मूला आ गया QD/2π। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। इसका मीनिंग हमारी फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन है V सेम है, 2π कांस्टेंट है, हमें वेरिएशन दिख रहा है Q/m'। समझ में आ रहा किस पे डिपेंड कर रहा है, Q/m'। अब जरा देखो Q/m' क्या था, इसका लिथियम आयन एक पॉजिटिव है, तो Q की वैल्यू प्लस है और मास इसका देखिए, ठीक है ना 3Li7,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3Li7। तो ये 7 MP हो गया है। ये हमारे पास Q/I रेशियो है। क्लियर है जी? Q/M रेशियो इसका। इलेक्ट्रॉन का Q/M रेशियो हमारे पास देखो यहाँ पे Q/M रेशियो E/M, ये सबसे कम। ये आ गया हमारे पास। प्रोटॉन देखो हमारे पास ये प्रोटॉन का रेशियो Q/M निकालना हमने यहाँ पे कितना आ जाएगा E/M। समझ में आ रही? हीलियम का निकालना, हीलियम का देखो एक प्लस है तो E/4M। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मिनिमम वैल्यू किसकी है? तो जिसका Q/M रेशियो सबसे कम। तो जरा देखो Q/M सबसे ज़्यादा किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? किससे डिवाइड हो रहा है? 7। तो सबसे कम मिनिमम किसकी होगी? मिनिमम दिस इक्वल टू हमारे पास आ गया P/2 पाई। Q/M की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/7M और ऐसे हम लोग चेक करेंगे इसको। क्लियर हुई बात? किस तरीके से इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो 30। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं। Resistance is connected battery 4 volt. The total resistance of conductor is 4 nanometer. इधर यहाँ पे ये और इस सर्किल में हमें ये जो है 2 पॉइंट मिले बैटरी लगा ये बैटरी लगी हुई है और बैटरी की जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है और इसमें 2 का वायर का रेजिस्टेंस इधर ये 4 वोल्ट है और ये जो वायर दिख रहा है इसका रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस था 4 वोल्ट। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ये हमारी प्रॉब्लम है। क्लियर? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए इन दोनों को कैसे ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है ना? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो हमें करना है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। यहाँ पे बस होना है। और ये जो रेजिस्टेंस है आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट देखो कैसे आप प्रोसीड करोगे। हमें क्या करना होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए कि ये करंट हमें निकालनी होगी। ये I1 मान लें, ये I2 मान लें, ठीक है ना? तो I1 I2 की वैल्यूज क्या होंगे। फिर ये एंगल हमारे पास दे रखा है, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये π/2 एंगल होगी, ठीक है ना? तो यहाँ से देखो I1 I2 इधर देखो I1 I2 का रेशो अगर ये π/2 एंगल है तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास 1 हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस हमारा 3 हो जाएगा। तो ये 1 और ये हमारा 3 आइए समझ, ये 1 और ये 3 और अगर ये 1 और ये 3 है तो दोनों देखो कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
आपकी बात समझ में आ रही। ये पैरेलल है या करंट आप सीधे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 1 ओम में आ रही, तो यहाँ वाले इस सर्किट को ऐसे प्रोसीड कर लेंगे, तो I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से, ठीक है ना। इस तरीके से I1 की वैल्यू जैसे हमने प्रोसीड कर लिया, कितनी आ गई 4 एम्पियर, ठीक है ना। और I2 हमारे पास आ गई यहाँ से, कितनी आ गई 4/3 एम्पियर। समझ में आ रही बात। ना तो हमें सीरीज सॉल्व करना, ना पैरेलल सॉल्व करना। सिंपली मैंने क्या किया, इस ज्योमेट्री को देख के यहाँ पे ये 90 डिग्री दिख रहा था, ये रेजिस्टेंस इस रेशियो में डिवाइड कर लिया 1:3 में, तो ये 3 ये 1 हो गया। ये देखो ये 1 पार्ट है, तो इसका KVL ऐसे करें, तो 4 = I1 निकाल लिया, तो इसका KVL ऐसे, इससे I2 हमने कैलकुलेट कर लिया। और जब I1 I2 आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, क्लियर हो रहा। अब देखो इसके सेंटर पर फील्ड दोनों अपोजिट होंगे, इसका V1 मान लीजिए, इसका V2। अब तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। V1 𝜋/2 कितना हो गया 0 I1 की वैल्यू होगी हमारे पास 4/2, ठीक है। I2 अगर हमारे पास आ 3/2/2 ये होगा 9 I1 की वैल्यू 4/2। क्लियर है। डायरेक्शन देखो जरा, V1 की डायरेक्शन, V1 हमारे पास ऐसे आ रहा है और V2 ऐसे आ रहा है, और ये क्रॉस यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से V1 और V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे। ये अब यहाँ से देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल, 4 पाई आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल है, तो ये वाला आंसर दिख रहा है 9/2, ठीक है ना। और ये वैल्यू दिख रही है हमारे पास, यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल है, और ये 4 से 4 भी कैंसिल, पाई कैंसिल है, ठीक है ना। 9/2 आ रहा है, अरे कि नहीं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हो गया प्रॉब्लम। कितना आंसर आ गया यहाँ पे, डायरेक्ट अगर सेंटर पर नेट से तो ये तो 0 हो गया, दिख रहा है आपको, क्योंकि V1 V2 हुआ, तो V1 - V2 = 0। इसका मीनिंग यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक कंसेप्ट और निकल के आ गया। क्या कंसेप्ट निकल के आ गया, ये थीटा से डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्या कह रहा, थीटा से इंडिपेंडेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहीं पे हम इस प्रॉब्लम को देख लें ऐसे भी, जब भी हम कहें थीटा से इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो ये कंडीशन हमारे पास निकल आई कि कोई भी सर्कुलर लूप ऐसे है और इसको अगर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और वायर per unit length is constant। अगर कोई कांस्टेंट है तो आप बैटरी को किसी भी पॉइंट से, 20 वोल्ट की बैटरी को किसी भी पॉइंट से ऐसे ज्वाइन करते हैं, सेंटर पे जो भी एंगल -θ हो जाएगा, और BC जो सेंटर हो जाएगा वो बाद में 0 हो जाएगा। और हमारी बात, अब ये 0 क्यों हो जाता है, रीजन क्या होता है कि जिधर एंगल कम होता है उसकी करंट इंक्रीज कर जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
और जिसका एंगल ज़्यादा होता है उसकी करंट डिक्रीज कर जाती है रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग। तो ये पॉइंट आपको हर जगह रिमेंबर रखना है, जहाँ भी सर्कुलर लूप होता है इसको अप्लाई करना, ठीक है ना। तो जो रिमेनिंग प्रॉब्लम आपकी बच रही है उनका डिस्कशन मैं कर टेस्ट है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड जो भी पढ़ाया है अभी तक वो सारा डाउट फिर हम आज और कल में आप लोग डिस्कस कर लीजिए। क्लियर? इवनिंग में भी पूछ सकते हैं।